नमस्कार, मैं आयुष्पाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश मंथन का। हिंदुस्तान में सत्ता की सियासत ने इस्लाम के ठेकेदारों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जिसमें एक अराजक और भ्रष्टाचार से भरी व्यवस्था खड़ी की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वक्फ बोर्ड, यानी इस्लामिक संपत्तियों की देखरेख करने वाली संस्था। दरअसल जब कोई आदमी या संस्था या संगठन इस्लाम के लिए किसी भी तरह का दान करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए दान, वक्फ में आई संपत्ति की देखरेख करने और उन पर कब्जा बनाए रखने के लिए जो संस्था है उसका नाम है वक्फ बोर्ड। यह हर राज्य में होती है और इसकी एक केंद्रीय बॉडी भी होती है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। आपको बता दें इसका जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनकी संख्या जो है उनकी अगर बात करें तो यहां पर 32 है। वक्फ बोर्ड की जमीन के सर्वे को लेकर के मध्य प्रदेश में भी सियासत लगातार गरमाई हुई है। वक्फ बोर्ड की जमीन के सर्वे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसको लेकर के आपत्ति जताई है, उन्होंने मुस्लिम संस्थाओं और इसी के साथ साथ मुस्लिमों से अपील की है कि इस पूरे के पूरे फैसले को लेकर के कलेक्टर के पास जो है उन्हें ज्ञापन दे, आपत्ति दर्ज कराएं। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि जेपीसी के निर्देश पर यह सर्वे का काम किया जा रहा है, लेकिन आरिफ मसूद जैसे कांग्रेसियों को इसमें भी दिक्कत हो रही है। इससे साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनते हैं फिर चर्चा पर आते हैं। वक्फ बिल को लेकर बहुत ज़्यादा सरकार ये कह रही है कि हम वक्फ की संपत्तियां बचाना चाहते हैं, जबकि ये गलत है। जेपीसी को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जेपीसी के अध्यक्ष को भी लिखा और एक पीआईएल भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। ऐसे नोटिसेस जारी होने के बाद अनन फनन में कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पर दर्ज करना गलत हो जाएगा और ये जो नुकसान होगा इसका भरपाई फिर कौन करेगा। तो अगर आप वास्तव में वक्फ के हितैषी हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है कि पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराएं, क्योंकि 83 से 89 के बीच एक पत्र जारी हुआ, रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। 90 के बाद जारी हुआ, 90 से आज तक नहीं हुआ। और मैं सभी जिले की तमाम तंजीमों से दरखास्त करूंगा कि जिला कलेक्टरों को आप आपत्ति दर्ज कराएं कि पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराइए। तमाम मिल्ली कौंसिल, पर्सनला बोर्ड के लोग जिम्मेदारान से दरखास्त है कि जिला कलेक्टर को आप एक पत्र लिखें और कहें कि पहले वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण कराएं, उसके बाद जेपीसी को रिपोर्ट दें। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दी गई सिफारिशों पर भी अगर कांग्रेस को, आरिफ मसूद जैसे नेताओं को आपत्ति है तो उसको उनकी बौखलाहट भी समझा जाना चाहिए और चोर की दाढ़ी में तिनका है ये भी इससे प्रतीत होता है। सब जानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए, स्वयं के हित के लिए वर्षों से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया, उनका दुरुपयोग किया। आज सर्वे से जिनको आपत्ति है ये दिखाता है कि आज छीनने का उनको डर है। ये भाजपा की सरकारें हैं। जो सही है, जो कानून सम्मत है वो होके रहेगा। और इसी को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो शहरयार खान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ही मेरा रहने वाला है। मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि इसको लेकर के आपत्ति की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति ये है कि ये सरकार ने जिस आनन फानन में जेपीसी में ये बिल को भेजा और उससे पहले ये 2024 वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाए, तो मेरा और कांग्रेस का ये सोच था कि अगर बेहतर होता जो काम अब ये करवा रहे हैं, रिकॉर्ड का दुरुस्तीकरण, तो ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो किरण रिजिजू हैं उनके अंतर्गत आता है। तो ये सारे प्रदेशों में एक लेटर जारी करके वक्फ बोर्ड कमेटियों को ये बोला जाता और राजस्व विभाग, संबंधित प्रदेशों के राजस्व विभाग को, कि वक्फ की जो भी संपत्ति है उसके रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की करके और फिर इस बिल को अगर लाया जाता तो निश्चित एक विश्वास का माहौल होता, एक इनकी सोच का भी स्वागत होता। इनको अल्पसंख्यकों को इतना हित साधने में इंटरेस्ट है उसका भी खुले दिल से हम स्वागत करते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो चाल चलित चेहरा है वो निश्चित ही 2014 से
अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनको मानसिक तौर पे, उनको आर्थिक तौर पे किसी भी तरीके से परेशान कैसे किया जाए, उसी की ये बानगी है कि आनन फानन में 2024 वक्फ संशोधन बिल लाकर और उसको सदन के अंदर एक जेपीसी बनाई गई। उसमें भी अपना बहुमत 16 लोगों का रख के और 11-16 जी। से वो 27 जनवरी को उस बिल को जेपीसी ने पास किया और उसमें डिसेंट नोट तक विपक्ष के सांसदों का ये संवैधानिक अधिकार भी धारा 14 के अंतर्गत इन्होंने हनन करा है और वो डिसेंट नोट के लिए भी शाम 4 बजे तक का टाइम दिया और वो उसकी जो भी डिसेंट नोट के हमारी आपत्ति थी विपक्ष की, जी। उसको एडमिट नहीं किया गया है। तो इससे जी, साफ योगेश जाहिर है जी कि भी हमारे साथ सरकार- जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी चर्चा लिए चलता हूं। योगेश जी, जिस तरीके से यहां पर तमाम आपत्तियां जो हैं वो कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है, इस पर बीजेपी किस तरीके से देख रही है? वक्फ को लेकर के जिस तरीके से जेपीसी की ओर से सर्वे का जो नियम है वो लाया गया है, उसके पहले यह कहा जा रहा है, आरिफ जी के द्वारा यह कहा गया है कि सर्वे कराना चाहिए और सर्वे नहीं कराया जाता है तो इसके चलते दिक्कत भी आ सकती है। उनके बयान में साफ तौर पर यह चीजें देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी यही चीज कही गई है कि अगर विश्वास में लेकर नहीं चला गया तो 1980 जैसी स्थितियां आ सकती हैं। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जेपीसी का गठन ही इसलिए किया गया था कि उसमें सर्वदलीय और सर्वसहमति हो सके। उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया गया है। तो उनके प्रश्न का जवाब तो उनको स्वयं ही देना चाहिए कि जब उनको उसमें शामिल किया गया है तो उनको अपने विचार वहां अवगत कराना चाहिए। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो विचार साझा किए वो जेपीसी ने ध्यानपूर्वक सुने भी हैं और जो अमल में लाए जा सकते हैं उन पर अमल करने की आश्वस्त भी किया है। लेकिन जैसा कि आरिफ मसूद जो भोपाल के विधायक हैं, भोपाल मध्य से, उनका जो दावा है कि 1990 में हर राज्य को संशोधन करना चाहिए था, तो मैं बतौर आरिफ मसूद जी की जानकारी के लिए बता दूं कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था ना, वो 1990 में हुआ ही नहीं था, 1995 में हुआ। तो आरिफ मसूद जी आधी अधूरी जानकारी लेकर और मीडिया में जो सुर्खियां बटोरने की असफल कोशिशें करा करते हैं, तो उनको ये भी स्मरण होना चाहिए कि यही आरिफ मसूद थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड के जब चेयरमैन मरहूम आरिफ वकील साहब थे और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियत समझ रखा है आरिफ वकील साहब ने स्वयं को और स्वयंभू बने घूम रहे और उन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से कई अवैध संपत्तियों का मतलब इस तरह के अनर्गल आरोप आरिफ मसूद साहब ने उस समय लगाए थे। तो ये सब चीजें उनको ध्यान में रखना चाहिए। रही बात 2024 में जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाया ही इसीलिए गया है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा अभी, तो उसका डिजिटलाइजेशन किया जा सके, उसका प्रॉपर ऑडिट हो सके, फुल ट्रांसपेरेंसी हो, इन सब चीजों के मद्देनजर 2024 का वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाया गया है। और देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले, अगर कुछ हफ्तों की बात करूं, एक आध हफ्ते पहले की बात है कि भोपाल शहर को लेकर अगर हम बात करें तो किस प्रकार जो अवैध संपत्ति का संग्रहण नवाब पटौदी के वारिस सैफ अली खान साहब ने किया था, जबकि उनकी तो वो संपत्ति थी ही नहीं। जिनके नाम पर वो संपत्तियां थी वो पाकिस्तान चली गई थी, तो शत्रु संपत्ति घोषित किया है माननीय न्यायालय के माध्यम से। तो इस प्रकार कई अवैध संपत्तियों का जमा जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया गया है। बतौर जानकारी 2009 में 4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की मिल्कियत थी, जो बढ़कर अभी दोगुनी हो चुकी है, 9,40,000 एकड़ के करीब। पूरे आप देश भर की बात कर रहे हैं सर? अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 31,300। जी हाँ, देश भर की बात कर रहा हूँ, देश भर की बात कर रहा हूँ। और रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर की मिल्कियत वक्फ बोर्ड के पास है पूरे देश में। जी, तो इसको सुधार के रूप में देखते हुए हमारे शहरयार साहब, अगर ये देश की सर ने बात की है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी 31,340 एकड़ की जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें भी लगभग अगर बात करें तो 15 एकड़ की ऐसी जमीन है जिसको लेकर के लगातार विवाद चल रहा है। सर्वे होगा, चीजें सामने आएगी और अब जो नए नियम आए हैं उनके तहत कोर्ट में जा सकता है। तो सर, चीजें जो है वो तो और साफ होती हुई नजर आएंगी।
देखिए, सर्वे से कहीं भी कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति नहीं है। निश्चित ही इनकी नीति और नियत और समय की टाइमिंग का खेल है। आप देखेंगे ये राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के इवेंट और प्रपंच पहले से करते आ रहे हैं। आपसे मैंने शुरू में ही इस डिबेट में बोला, अगर इस सरकार की इतनी नियत थी कि अल्पसंख्यकों को उनके हित की रक्षा की जाए, उनकी संपत्तियों की रक्षा की जाए, तो ये तो 21 साल से मध्य प्रदेश में मेरे मित्र बोल रहे थे कि आरिफ मसूद ने ये बोला और वो वोट नहीं था। माना आपकी बात को, लेकिन 21 साल से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो उसने क्या राजस्व विभाग से ये सब दुरुस्ती नहीं कराई? क्यों नहीं कराई? आप सो रहे थे क्या जब आरिफ मसूद ने आरोप किसी पूर्व मंत्री पे लगाए थे? तो उसके बाद तो आपको जागरूक होकर आते से सबसे पहला काम वही कराना चाहिए था। लेकिन आपको तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के ये संशोधन बिल लाकर और उसमें भी विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया। ये भी संविधान के अनुच्छेद 18 और 34 का संघीय ढांचे पे कुठाराघात है। इसमें संसद राज्यों के उसमें दखल नहीं दे सकती, लेकिन दिया। और इसमें आपने गैर मुस्लिमों को मेंबरान बनाया और कलेक्टर को कस्टोडियन बना के पूरे पावर दे दिए गए कि वो जिसकी जैसा सर्वे चाहेगा वैसा सर्वे कमेटी देगी और उसको फला की कोई संपत्ति एक बहुत है तो वो महत्वपूर्ण शासन बात के आपने नाम कही चढ़ा है। दी मैं जाएगी। योगेश जी के पास इसी सवाल ले लेता हूं। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। ये जो नियम है वहां पर बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से नियम बनाए हैं, एक तरीके की नाराजगी नियमों को लेकर भी है सर। देखिए, नियम ट्रांसपेरेंसी के मद्देनजर बनाए गए और जैसा कि मेरे मित्र ने अभी बताया कि 1990 का आरिफ मसूद साहब ने सवाल उठाया, तब तो वक्फ बोर्ड राज्य में था ही नहीं, 1995 का। और 2003 तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की 10 साल सरकार, उन्होंने क्या काम किया वक्फ बोर्ड को लेकर? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सुधार के काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में 20 सालों में किए गए। और वर्तमान में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वो हमारे संवर पटेल साहब हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ही सार्वजनिक रूप से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात की ताकीद की थी कि हम जेपीसी की जितनी भी सिफारिशें हैं उनका अनुमोदन करेंगे, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप वक्फ बोर्ड का संचालन करेंगे। तो सारी अगर मगर किंतु परंतु तो यही खत्म हो जाती है। तो आरिफ मसूद साहब तो अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए और एक वर्ग विशेष की राजनीति करने के लिए आजकल उतारू हुए हैं, तो उनको तो भगवान सम्मति दे। शहरियार साहब, अगर बात करें तो भारत में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है जितनी भारत में है। 2013 में एक संशोधन किया जाता है, उसके तहत अप्रीम शक्तियां जो हैं वो वक्फ बोर्ड को दे दी जा सकती है। और भारत में ये जो पूरी की पूरी ताकत है ये दी गई है। इस्लामिक स्टेट्स की अगर बात करें, आप कहीं भी चले जाएं, वहां पर भी वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत नहीं दी गई है। 2022 के आंकड़े के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 7 लाख संपत्तियां हैं। इससे भी ज्यादा संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो कहीं ना कहीं इनका सर्वे होगा सर, तो चीजें जो है वो और साफ होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, हम तो इस बात के हिमायती हैं कि बिल्कुल सर्वे होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में कहीं बार सुनने में आता है आपत्तियां आती हैं, और जो समाज में वो लोग जो वक्फ करके जा चुके हैं इस दुनिया से, उनके परिवारों का भी हक की वाली बात आती है, या उसके बाद भी कई प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करके कुछ माफियाओं ने उसका दुरुपयोग करा। इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो सर्वे हो, लेकिन इस केंद्र सरकार की नीयत पे भी तो सवाल उठता है। जब ये मामला अल्पसंख्यकों का है तो ये अल्पसंख्यक की कमेटी में गैर मुस्लिमों को लाकर मेंबर बनाना और कलेक्टर को टोटल पावर दे देना, जबकि ऑलरेडी प्रशासन का जो सीओ है वो कलेक्टर लेवल का आदमी ही उसका सीओ रहता है और वो उसकी देखरेख में सारी प्रशासन वहां पर चलता है।
और शहरयार सरकार साहब, को मैं एक समय चीज समय आपके पे सामने पूरा रखना अपडेट। चाहूंगा। अगर वक्फ किसी को अपनी संपत्ति बता देता है तो उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल हमें जाना पड़ता था। एक समय ये पूरे नियम थे कि अगर आपकी जमीन को ये कहा गया है कि वक्फ की संपत्ति है तो आप किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, ना आप स्टेट कोर्ट में जा सकते थे, ना आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, ना हाई कोर्ट में जा सकते थे। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था। इसी के अलावा अगर बात करें तो अब ये बदलाव यहां पर किए गए हैं कि अब रेवेन्यू कोर्ट में हम जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के अपील कर सकते हैं। तो ये चीजें तो सही आई है ना साहब? देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी अल्पसंख्यकों की बहुत हितैषी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने क्या अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिया? क्या समाज के वो बुद्धिजीवी लोगों को साथ में लेके उनसे विचार विमर्श किया? उसके बाद ये बिल पे अगर एक्सरसाइज की जाती तो निश्चित ही समाज खुल के एक सरकार के साथ खड़ा होता। लेकिन इन्होंने, जैसे इनके नेचर में है कि राजनीतिक फायदे के लिए, जब से 2014 से ये लोग आए हैं, अल्पसंख्यकों को किसी न किसी तरीके से एन कैन प्रकरण मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया जाए, उस दिशा में इनका एक्ट रहा है, इनका चरित्र रहा। योगेश तो जी, इसलिए यहां पर साफ तौर पर समाज- आपसे ये कहा जा रहा है कि आप समाज इन पे अल्पसंख्यकों को विश्वास नहीं परेशान करता। करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ की रिपोर्ट आती है, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी ये बयान सामने आता है। वो कहते हैं 655 पेज की रिपोर्ट थी, एक दिन में पढ़ के कैसा फैसला दे दें। तो इसको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है और तमाम पार्टियां जो है इसको लेकर के सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। सर देखिए, ऐसा है कि गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की जितनी भी केंद्रीय स्तर और प्रदेश स्तर की नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों की, उसमें शाहरुख सलमान भी बराबर के भागीदार है और सलमा और मुमताज भी बराबर की भागीदार है। चाहे वो लाडली बहना योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना हो या किसानों के उन्नयन से संबंधित हो। तो ये मिथ्या आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी बंद करे। हाँ, इतना जरूर है कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने 10 साल के शासन में वक्फ बोर्ड के माध्यम से और जो अपने निकट संबंधी, जिसमें मैंने अभी उल्लेख किया था स्वर्गीय मरहूम एक विधायक साहब, जिन्होंने कितनी मनमानी यहाँ पर उस 10 साल में करी और कितनी वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियों को, जिनके ऊपर आरोप भी इन्हीं के विधायक ने लगाया था और उन्हीं को पुरस्कृत करती है। कुछ में से कुछ हिस्सेदारी आरिफ मसूद जी को भी मिली है। तत्पश्चात आज वो बिलबिला रहे हैं और बौखला रहे हैं कि जब जांच होगी पारदर्शी तरीके से और जब खुलासे होंगे तो ये भी एक्सपोज होंगे। और इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया गया है कि भारत का जो वक्फ बोर्ड है वो दुनिया के चुनिंदा वक्फ बोर्डों में से सर्वोत्तम है। सर्वाधिक शक्तियां हमारे भारतीय वक्फ बोर्ड को दी गई हैं और जिसका एक नीति निर्धारण और एक न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया है। बाकायदा जेपीसी के माध्यम से सारी आपत्तियों को सुना गया है और उनका निराकरण जहां तक संभव हो सकता था वो किया गया है और अवैध संपत्तियों को वैध किया जाए और देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सुनवाई हो सके। शहरयार साहब, लगातार यहाँ पर तमाम संशोधन अवैध संपत्ति जो हैं, जिनको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर हम बात करें सागर जिले के धमौनी में बालजती शाह की मस्जिद को लेकर भी वक्फ और सरकार के बीच में लगातार विवाद बना हुआ है। अगर इंदौर के करबला मैदान की बात करूं तो उसको लेकर भी लगातार विवाद बना हुआ था। तो ऐसे तमाम विवाद हैं। सर्वे होगा तो चीजें सामने आएंगी और चीजें सामने आएंगी तो विवाद सुलझेंगे। निश्चित रूप से। बिल्कुल। देखिए, वक्फ बोर्ड के पास सर्वे से मैंने जमीनें, धार्मिक सवाल, मदरसे और करबला जैसा कि अभी आपने कहा, जी, तो मैं इन जिन चीजों के उपयोग के लिए जमीनें थी, उन चीजों ये को शायद मेरे से हथियाने की सवाल जो था ये। नियत खराब करने की शहरयार साहब से सवाल लिया है, मैं उनसे जवाब भी लेता हूं सर। जी जी जी, शहरयार साहब, आप अपनी बात रखिए। देखिए, सरकार की देश भर में जो नियत है वो पूरे देश के सामने आ चुकी है। ये देश के सौहार्द को हिंदू मुस्लिमों में आपस में खाइयां पैदा करने का जो इनका एक्ट है और राजनीतिक रोटी सेकने का इनका जो आचरण है वो किसी से छुपा नहीं है। वक्फ बोर्ड में कोई भी सरकारी संपत्ति, ये तो पहले गलतफहमी दूर कर दे हमारे बहुसंख्यक भाई की वक्फ बोर्ड ने किसी सरकारी संपत्ति को अपना कब्जा करा हुआ है। अगर ये सरकार 2014 से भी आई थी तो इस सरकार ने क्यों वक्फ की संपत्तियों का सर्वे नहीं कराया और उसका क्यों नहीं रिकॉर्ड दुरुस्त कराया? क्यों? आज तो डिजिटल टाइम है और मोदी जी का नारा था डिजिटल इंडिया।
तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्यों नहीं आदेश दिया गया पूरे देश के राज्यों में, और उन्होंने केंद्र की मॉनिटरिंग में ये सर्वे क्यों नहीं कराया? आज जब उनको लगा कि हमको चुनाव में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक्ट करके बहुसंख्यकों के वोट चाहिए, तो इस तरह का ये हैरेसमेंट कर रहे हैं। आज किसी को आप एक पेचों की एप्लीकेशन लगाएं और उसमें आपत्ति दर्ज करा दें, तो ये तो बहुत आसान है। होता है कोई साफ प्रॉपर्टी भी लेन देन आपसी दो लोग के बीच में होती है, तो तीसरा कोई उसमें आपत्ति लगाता है तो सालों सालों वो उसका निराकरण नहीं होता। हमारा कानून इतना लचीला है और उसको मौका देता है। तो ये संपत्तियों की जिम्मेदारी निर्धारण करने की राज्य सरकारों की थी, केंद्र सरकार की थी, जिसको नहीं करा, और आप ओवरनाइट ये अपने को ऐसा पेश कर रहे हैं। और डिसेंट नोट विपक्ष के एक सांसद को उसमें एडमिट नहीं करा। कमेटी बनाई दिखाने के लिए, इनके हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। 11 मेंबर के डिसेंट नोट को इन्होंने 4 बजे तक 655 पेज की रिपोर्ट में बोल दिया कि आप अपने आपत्तियां दे दें। ये कैसे मुनासिब है? मैं बोलता हूं कि मोदी जी इतने इंटेलेक्चुअल हैं, उनको दे दी जाए ये रिपोर्ट और उनसे शाम के 4 बजे तक उसमें आपत्तियां मांग ली जाए कि आप पढ़ के बता दीजिए कैसे वो करते हैं। मेरे को समझ से बाहर है। लेकिन इन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाया और सांसदों के वो हक को, जो संसदीय सांसदों का राइट है धारा 14 में, उसका भी हनन करा है। और राज्यों के संघीय ढांचे पे भी इन्होंने कुठाराघात करा है। धारा 18 और धारा 35 में ये राइट है राज्यों को कि वो अपने यहाँ की संपत्तियों को, अपनी यहाँ के खरीद फरोख्त को, इमारतों की, इनके रखरखाव के लिए जो राजस्व डिपार्टमेंट है वो उसका निर्धारण करेगा। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल पास नहीं हुआ और मध्य प्रदेश में वो नोटिस जारी हो गया कि सर्वे किया जाए। तो ये क्या कहलाता है कि इनकी नियत में खोट है। योगेश जी, विश्वास अल्पसंख्यकों इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि वक्फ को लेकर के आपकी नियत में खोट है और आप अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कही गई है कि कमेटी बनाई गई, 655 पेज एक साथ दे दिए गए और कहा गया कि एक दिन के अंदर जवाब दे दिया जाए। इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से उठाए गए हैं। सर, आपका जवाब। देखिए, मेरे साथी मित्र ने अभी हाल ही में अपने बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन्होंने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया। तो जब लोग स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के हितों के मद्देनजर इस बिल को लाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जेपीसी एकदम से रातों रात कुठाराघात करने के लिए गठित हुई, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर करने, उसके बाद मीटिंगें हुई, करीब 15-20 दिन का विचार विमर्श हुआ, तत्पश्चात वो एक पुलिंदा तैयार हुआ 600-650 पेज का, और उसको भी रीडिंग करने का पर्याप्त समय दिया। 4:30 बजे तक का जो हवाला दे रहे हैं वो अंतिम तिथि थी, तब तक उनको अपने जवाब प्रस्तुत करने थे। 27 जनवरी को वो रिपोर्ट कंप्लीट हुई है, उसकी आखिरी मीटिंग हुई है और 4 बजे तक का टाइम था कि आप इसमें डिसेंट नोट दे दें। एक बात और आपके माध्यम से स्पष्ट करना, तो क्या विपक्ष के सांसद दे सकते थे? एक बात केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू दे सकते हैं क्या? कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में विधायक आरिफ मसूद साहब, ये एक्चुअली कांग्रेस के है ही नहीं, ये तो असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे हैं। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे कमलनाथ जी ने इनको 2018 में टिकट दिया था। ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि देखो इधर उधर ना भटकाएं। वहां से पीसी शर्मा जी की आप जो डिबेट पे उसमें बात करें, ये पर्सनल अटैक करना बंद करें, नहीं तो मेरे पास भी बहुत सारे डाटा। पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं हम, ये पर्सनल कमेंट आपके ऊपर नहीं है। आप हमारे विधायक पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि वो किसका बंदा है। वो कांग्रेस पार्टी से विधायक है तो कांग्रेस पार्टी का विधायक है, बाकी वो कांग्रेस ऐसे तो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम कहलाती है। ये इस प्रकार जहाँ चुनाव होते हैं अल्पसंख्यकों का वोट काटने के लिए भाजपा हमको सुपारी देती है। और जब इनका खुलासा होगा तो ये स्वयं एक्सपोज हो जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप देखिएगा। योगेश जी, मैं आखिरी प्रतिक्रिया ले लूं देश के सामने। शेर राय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी दीजिए सर। देखिए, भाजपा, मैंने बोला कि 655 पेज का इतना बड़ा ड्राफ्ट जो बना, उसमें अगर विपक्ष की आवाज को
मीटिंगें करके आपने पूरा एक्सरसाइज करी, पूरी नोटंकी दिखाई कि हमने जेपीसी बनाई, जेपीसी में विपक्ष के लोगों को सुना, हमने ये करा, लेकिन उनकी जो फाइनल आपत्तियां थी वो डिसेंट नोट के माध्यम से उसमें ऐड होने थी, वो नहीं हुई। इनके 16 सांसदों ने जो 14 आपत्तियां दी थी उसमें वो सब ऐड हो गई, लेकिन विपक्ष की आवाज को उसमें जगह नहीं मिली। तो ये साफ जाहिर करता है, और उसमें बहुसंख्यक लोगों को उसमें स्थान दिया जा रहा है कमेटी में। उसमें क्या जरूरत है, वो भी 2 महिलाओं के रूप में। पहले एक महिला उसमें पहले से थी, अब उसमें हमारे हिंदू भाइयों को उसमें, तो ऐसे तो मुसलमान भी बोलेंगे मंदिर के ट्रस्टों में, उसमें मठों में, इसमें अल्पसंख्यकों को लिया जाए। तो ये तो आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की एक्सरसाइज है, ये हितों की वो रक्षा नहीं हो रही है। ये अल्पसंख्यकों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने का इनका ये षड्यंत्र है, जो 2014 से लगातार किसी न किसी रूप में देश के सामने दिखाया जा रहा है। तो ये अपने हिंदू हृदय सम्राट बनने की जो इनकी एक्सरसाइज और सपना है, वो अभी कुंभ में। मैं आखिरी रिएक्शन योगेश जी से ले लूं। योगेश जी, आपका आखिरी रिएक्शन। देखिए, हमारा आखिरी रिएक्शन ये है कि वक्फ बोर्ड को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा हमारे भारत में प्राप्त है, और वो संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप, संविधान के अनुरूप चले, इसके मद्देनजर इस प्रकार संशोधन विधेयक बिल 2024 लाया गया है। और मैं ये मानता हूं इसमें कई हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों के हितों का संरक्षण होगा, जिनकी आवाज वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड में दबा दी जाती थी, जिनके साथ सालों साल अत्याचार हुआ है, उन अत्याचारों से उनको मुक्ति मिलेगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं। जी योगेश जी, जी शहरराज जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार वक्फ को लेकर के सियासत मध्य प्रदेश में जारी है। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, और इस तरीके के तमाम सही नियम जो है वो सामने आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर के लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस के विधायक के द्वारा तमाम तरीके के सवाल उठाए गए हैं, और लगातार बीजेपी इसको लेकर के कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।